हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 के पार्ट 2 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उसे जाके पहले देखें। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DU, SOL, NC वेब या फिर इग्नू से हैं। और आपके पास अगर ये कोर्स है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1 के पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी शीत युद्ध के बारे में बता चुका हूँ, उसकी बेसिक डिटेल्स बता चुका हूँ। उसमें कितने चरण थे, शीत युद्ध को टोटल 7 चरणों में कवर किया गया है। ठीक है, 7 चरण में शीत युद्ध को बांटा गया है, वो भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और तो और शीत युद्ध के क्या इंपॉर्टेंट कारण थे वो भी मैंने डिस्कस कराए हैं। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे शीत युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ। ठीक है, अंत के क्या क्या प्रभाव निकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो हमारी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ से हम देखेंगे शीत युद्ध का अंत। 1991 में सोवियत संघ का पतन कई कारकों के कारणों से हुआ था, जिसने शीत युद्ध के अंत को चिन्हित किया, क्योंकि एक महाशक्ति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो 1991 में शीत युद्ध का समाप्ति हुई। और ये शीत युद्ध की समाप्ति विश्व को पहले ही पता चल चुकी थी कि अब शीत युद्ध समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसके कुछ कारण हैं जिनसे पूरे विश्व को ये पता चला। तो इसका महत्वपूर्ण कारण एक ये है कि जो महाशक्ति है सोवियत संघ वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। कमज़ोर होने के भी कई कारण हैं। सबसे पहले हम बात करें सोवियत संघ के पतन के क्या कारण है। सोवियत संघ के पतन के कारण और शीत युद्ध की समाप्ति के कारण, दोनों कारण सेम है। ठीक है, सैन्य कारण की बात करें तो अंतरिक्ष की दौड़ और हथियारों की दौड़ ने सैन्य जरूरतों के लिए सोवियत संघ के संसाधनों का काफ़ी हिस्सा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि सैन्य कारण में आता है कि सेना के विकास के लिए सोवियत संघ ने बहुत सारा अपना सारा का सारा संसाधन जो है यूज़ कर लिया था। ठीक है, बड़े स्तर पर यूज़ कर लिया, जिससे क्या हुआ, वो संसाधन जनता को मिलने के बजाय सेना के हाथ में जा रहा था। तो जनता में गुस्सा पैदा हो गया और जनता ने क्या करा, आंदोलन करके तख्ता पलट कर दिया। एक तो कारण ये है। फिर आता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का कारण। ये कारण जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें पॉइंट आता है कि मरणासन सोवियत अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण की नीति का स्थापना की थी। जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आए, तो उन्होंने देखा कि अब कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी बुरी हालत में है। तो उन्होंने इसको दोबारा से रीडेवलप्ड करने के लिए क्या करा, 2 प्रकार की नीति लाए थे, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, मतलब खुलेपन की नीति और पुनर्संगठन की नीति। ये नीति वो लाए और उन्होंने कहा कि इन नीति को के द्वारा हम क्या करेंगे, सोवियत संघ को आगे बढ़ाएंगे। परंतु ग्लासनोस्त राजनीतिक परिदृश्य के उदारीकरण के लिए अभिप्रेरित था। ठीक है, ग्लासनोस्त की जो नीति थी वो उदारीकरण के लिए अभिप्रेरित थी। पेरेस्ट्रोइका का इरादा सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियों को पेश करना था। ठीक है, तो जो पेरेस्ट्रोइका की जो नीति थी उसका क्या कारण था, या फिर आप उसका इरादा क्या था कि सरकार के द्वारा जो उद्योग चलाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट वाले उद्योग हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है, उनको क्या करा जाए, उनके स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार, आधे मुक्त बाजार की नीति को पेश किया गया था। इसने विभिन्न मंत्रालयों से अधिक स्वतंत्र कार्यों की अनुमति दी और कई बाजार जैसे सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन नीतियों के द्वारा क्या हुआ, पूरे के पूरे सोवियत संघ में जो बाजारों की व्यवस्था है उसमें सुधार लाया गया और कई सारे मंत्रालयों से इसको मंजूरी भी लेनी पड़ी थी। इन कदमों ने साम्यवाद विचारधारा में नवजागरण की चिंगारी फैलाने के बजाय पूरे सोवियत तंत्र की आलोचना द्वार खोल दिए थे। ठीक है, तो जब ये नीतियां आई तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया कि साम्यवाद की विचारधारा का तो विकास नहीं हुआ, परंतु सोवियत संघ की जो आलोचनाएं हैं वो चालू हो चुकी थी। और तो और सोवियत जितनी भी जनता थी वो इन नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इन नीतियों को लाने के बाद कुछ समय तक वेट करना था। ठीक है, परंतु जनता को चाहिए था, जो रिजल्ट है जनता को वो जल्द से जल्द चाहिए था और रिजल्ट नहीं मिल पाया, जिनके कारण क्या हुआ, जनता आक्रोश में आ गई और आंदोलन काफ़ी आगे तक चला गया। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पर नियंत्रण खो दिया और लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन ने पूरे सोवियत संघ को भाग प्राप्त की।
ठीक है। अब क्या हुआ, राज्य ने पहले सोवियत संघ में बात करें तो मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हुआ करता था, राज्य का। जो राज्य चाहता था वही होता था। परंतु जब आंदोलन आरंभ हुए तो मीडिया के ऊपर और सार्वजनिक क्षेत्रों के ऊपर राज्य ने अपना नियंत्रण खो दिया और लोकतांत्रिक सुधार आंदोलनों ने पूरे सोवियत संघ में भाग प्राप्त की। अब क्या हुआ, लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन सोवियत संघ में आरंभ हो गए और पूरे के पूरे जो सोवियत संघ है उसमें आपको देखने को यह मिला। साथ ही गिरती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारणों जनता में बढ़ गया था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी, गरीबी जो थी वो बड़े स्तर पर थी, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। तो इन कारणों की वजह से जनता में गुस्सा, आक्रोश, मोहभंग हो गया। इसने सोवियत संघ के लोगों को पश्चिमी विचारधारा और जीवन शैली के प्रति आकर्षित किया। अब क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर जो था वो उस समय काफ़ी डेवलपमेंट पे था। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर काफ़ी डेवलप्ड हो रहा था, तो वहाँ का कल्चर सोवियत संघ के लोगों को पता चला और वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ की जो व्यवस्था है उसको हटाने के लिए लोगों ने काम किया। फिर आता है अफगानिस्तान का युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोवियत अफगान 1769 से 89 में सोवियत संघ के टूटने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संसाधनों को समाप्त कर दिया था। अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया, ठीक है, 1979 से 1989 तक, तो ये युद्ध के दौरान क्या हुआ, सोवियत संघ ने अपना बहुत बड़ा संसाधन वहाँ पे भी यूज़ करा और इस यूज़ के बदले क्या हुआ, उनका संसाधन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। अब जब ख़त्म हो गया संसाधन तो जनता को क्या दिया जाए, ये परेशानी थी। अब ये परेशानी बढ़ती चली गई। जब जनता को ये सब पता चला तो जनता के अंदर जो गुस्सा था वो तो बढ़ा ही बढ़ा, और साथ में कुछ ही सालों के अंदर पूरे का पूरा सोवियत संघ निपट गया। ठीक है, समाप्त हो गया। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या प्रभाव पड़े, तो ये देखते हैं कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को उतना ही प्रभावित किया जितना दोनों विश्व युद्धों ने किया था। ठीक है, तो शीत युद्ध का प्रभाव उतना ही पड़ा जितना वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का पड़ा था पूरे विश्व पर। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रभाव पड़े। शीत युद्ध के दौरान सैनिक गठबंधन नाटो और वार्सा पैक्ट खुलेआम हस्तक्षेप की नीति को अपना रहे थे। ठीक है, जब शीत युद्ध चल रहा था तो खुलेआम जो वार्सा पैक्ट था, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक गुट, और नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक गुट क्या कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे थे, खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे एक दूसरे की नीतियों में। शीत युद्ध ने दोनों महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर प्रभाव डाला। विकास को छोड़कर हथियारों की दौड़ में लगे और अपने हथियारों को बेहतर करने लगे। अब क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान ये भी एक कारण है शीत युद्ध होने का कि दोनों की दोनों महाशक्तियाँ हथियारों की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती थी। इसके लिए क्या कर रही थी, वो अपने नए नए हथियार बना रही थी और अपने आप को डेवलप्ड कर रही थी। तो क्या हुआ, शीत हथियारों के होड़ के कारण जो देशों का विकास है या महाशक्तियों का विकास है वो नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव पड़े, जैसे कि शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशन को बनाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा व विश्व को आगे बढ़ाने में क्या करा, कार्य किया। शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशंस यूएन की डेवलपमेंट या फिर यूएन को इस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है, और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करा, सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाया। शीत युद्ध के अंत में विश्व की दो ध्रुवीयता को समाप्त कर दिया और विश्व में केवल एक महाशक्ति बच गई, वो थी अमेरिका। ठीक है, जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो दो ध्रुवीयता विश्व पूरी तरह से समाप्त हो गया और केवल एक महाशक्ति वो है अमेरिका का वर्चस्व दिखने लगा। शीत युद्ध के अंत के साथ ही NAM की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक महाशक्ति के आने से तीसरी दुनिया के देश ज़्यादा असुरक्षित हो गए, क्योंकि महाशक्ति के पास बहुत सारे हथियार थे। ठीक है, जो आप कह सकते हैं नाम, ठीक है, ये जो नीम संगठन बनाया गया था तीसरी दुनिया के द्वारा, इस संगठन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठाए जाने लगे। क्यों, क्योंकि इसे तब बनाया गया था जब शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद इसकी कोई वो ही नहीं बचती, वैल्यू नहीं बचती, इसके ऊपर प्रश्न उठाए गए थे। गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, अब आता है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व प्रदर्शित हो गया तथा अमेरिका विश्व के किसी भी देश में या क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। अब अमेरिका इतना वर्चस्वकारी हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो विश्व के किसी भी देश या फिर क्षेत्र में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे वो वैश्विक हो, ठीक है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो,
अगर यूनाइटेड नेशन में कोई मुद्दा आया है तो वो वहाँ पे भी कर सकता है। वर्ल्ड बैंक में अगर कोई मुद्दा आया है तो भी वो वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। तो हर क्षेत्र में क्या कर सकता है, अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म, जिसने व्यापार विकास की नई शर्तें थी, शीत युद्ध के पश्चात वह विकासशील देशों का समर्थन करेगा। क्या हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, ठीक है, तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था परंतु समाप्ति के कगार पर था। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विकासशील देशों के समर्थन में क्या करा, कार्य करा। शीत युद्ध के अंत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव में वृद्धि हुई। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक महाशक्ति के रूप में मानने लगे। फिर आता है पूर्वी महाशक्ति को 15 स्वतंत्र देशों द्वारा प्रस्थापित किया गया। ठीक है, जब सोवियत संघ विघटित हुआ तो 15 देश बने। कौन कौन से, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मालदीव, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये 15 देशों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने आंसर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है आपके आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।